वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हमने मेवाड़ के इतिहास का कहाँ तक देख लिया था? हमने देख लिया था महाराणा कुंभा तक। ठीक है, कहाँ तक देख लिया था? महाराणा कुंभा तक। तो उन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा, कुंभा जी का वेदानुराग भी देख लिया हमने। उसने महाराणा कुंभा ने आबू विजय की, उसके बाद उनकी गुजरात विजय, मालवा विजय। ठीक है, फिर उन्होंने कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, वो सारी चीज़ें बनवाई। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी महाराणा कुंभा के बारे में, उनकी उपाधियाँ, नागौर विजय, गुजरात विजय, मांडू या मालवा विजय। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। फिर हम देखेंगे, अब कौन देखेंगे? रायमल। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? रायमल के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे रायमल के बारे में। तो रायमल कौन थे? वो पुत्र थे किसके? महाराणा कुंभा के पुत्र थे। रायमल के भी कितने पुत्र थे? तो 1, 2, 3 और 4, और एक पुत्री थी आनंदी बाई। ठीक है, तो ये रायमल के 4 पुत्र थे। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयसिंह, जयदेव और महाराणा सांगा। और आनंदीबाई एक पुत्री थी जिनका विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिरोही का एक शासक था जगमाल देवड़ा, उसके साथ इनका विवाह होता है आनंदीबाई का। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी उसका नाम था ताराबाई। और अजमेर का एक दुर्ग है जिसका जिसका परकोटा बनवाया, और बाद में इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। राणा सांगा अजमेर के जंगलों में भटकते रहे। क्यों भटकते रहे? क्योंकि वो पृथ्वीराज सिसोदिया से उनको जान का खतरा था। ठीक है, फिर आते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तेज दौड़ते थे, तेज धावक थे, इसलिए उनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उनकी 12 खंभों की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, और उस छतरी का नाम उड़ना राजकुमार की छतरी है। क्या है? उड़ना राजकुमार की छतरी। क्या नाम है? उड़ना राजकुमार की छतरी। ठीक है, फिर है हमारे राणा सांगा जी। क्योंकि बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सीधे महाराणा सांगा के पास आते हैं। ठीक है, तो राणा सांगा शासक बनते हैं किसके? मेवाड़ के शासक बनते हैं। और उनका जो रियल नाम था वो था संग्राम सिंह। क्या था? संग्राम सिंह। इनका जो शासनकाल होता है वो 1509 से लेकर 1528 तक होता है। कहाँ तक? 1509 से 1528 तक होता है। ठीक है, इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। और इनका राज्याभिषेक जो होता है वो 15 मई 1482 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होता है। कहाँ होता है? 15 मई 1482 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर राज्याभिषेक हो जाता है, जन्म के साथ ही, मतलब जन्म के 1 महीने बाद। आरंभ में पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से, मतलब डर से, वो अजमेर के जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, और करमचंद पवार के ने इनको शरण दी थी। किसने शरण दी थी? करमचंद पवार ने। और करमचंद पवार ने ही राणा सांगा को रावल की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रावल की उपाधि। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में कहते हैं कि इनको इनको कर्नल जेम्स टोड भग्न अवशेष, भग्न अंश, सैनिक भग्न अंश की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनके शरीर पर लगभग 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। ठीक है, इतिहासकार इन्हें हिंदूपति या हिंदूपत की भी संज्ञा देते हैं या उपाधि देते हैं। इनकी जो मृत्यु होती है वो कालपी मध्य प्रदेश के अंदर होती है। ठीक है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर 32 खंभों की इनकी छतरी भी बनी हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक तो पूछा जा सकता है इनका शासनकाल 1509 से 28 तक। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इनका राज्याभिषेक 15 मई 1482 में होता है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इनको सैनिक भग्न अंश की संज्ञा दी है, और सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है, इतिहासकार इन्हें हिंदूपति या हिंदूपत का उपाधि देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इनके सैनिक अभियान। कौन से सैनिक अभियान? तो इनके 2 सैनिक अभियान है, एक तो मालवा विजय और दूसरा है गुजरात विजय। ठीक है, मालवा में शासक कौन था? तो महमूद खिलजी सेकंड मालवा के अंदर शासक था। और गुजरात के अंदर कौन सा शासक था? मुजफ्फर शाह। इन दोनों के बीच में संधि, ये दोनों आपस में संधि कर लेते हैं, और संधि करके ये सोचते हैं कि जो महाराणा सांगा है, राणा सांगा है, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और मेवाड़ को अपन अपन आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों संयुक्त आक्रमण करते हैं। संयुक्त आक्रमण में सांगा, जो राणा सांगा है, वो जीत जाते हैं, और इस युद्ध को गागरून का युद्ध या फिर झालावाड़ का युद्ध कहा जाता है, जो 1519 के अंदर होता है। कब होता है? 1519 के अंदर। कौन सा युद्ध है? गागरून का युद्ध या झालावाड़ का युद्ध।
फिर जो दिल्ली का शासक था, मतलब लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, से भी दो युद्ध लड़ता है। कौन लड़ता है? राणा सांगा लड़ता है। एक तो खातुली का युद्ध जो कि 1517 के अंदर लड़ा गया, और एक होता है बाड़ी का युद्ध जो 1518 के अंदर लड़ा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो खातुली का युद्ध है 1517 के अंदर लड़ा गया, किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। और जो बाड़ी का युद्ध है, जिसको भरतपुर का युद्ध भी कहते हैं, वो 1518 के अंदर लड़ा गया। ठीक है, किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। और दोनों ही युद्धों में हमारा जो राणा सांगा है वो विजयी होते हैं। ठीक है, विजयी होते हैं कौन? राणा सांगा। फिर बाबर के साथ भी दो युद्ध लड़ते हैं। एक तो बयाना का युद्ध, ठीक है, 1527 के अंदर, ठीक है, और एक लड़ते हैं खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। लेकिन बयाना के युद्ध तो राणा सांगा जीत जाते हैं, और खानवे के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों युद्ध 1 महीने के अंतराल पर ही हुए थे। ठीक है, कौन सा? बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। राजस्थान का प्रथम युद्ध जिसमें तोपों का उपयोग किया गया था, और तोपों का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासक बाबर के द्वारा किया गया था। और 1526 के अंदर जो मुगल शासक है बाबर, उन्होंने मुगल सत्ता की स्थापना की थी दिल्ली के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है मालवा विजय कर लेता है कौन? सांगा कर लेता है। गुजरात विजय भी कर लेता है। ठीक है, फिर इब्राहिम लोधी और सांगा। तो इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच के अंदर दो युद्ध होते हैं। एक तो बयाना का युद्ध, सॉरी, एक तो खातुली का युद्ध, और एक होता है बाड़ी का युद्ध। आक्रमण करने का कारण क्या था? कि सांगा की बढ़ती शक्ति से भयभीत था कौन? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी भयभीत था। इसी वजह से इब्राहिम लोधी आक्रमण करता है किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। तो खातुली का जो युद्ध होता है वो 1517 के अंदर होता है। पहले बूंदी में पड़ता था खातुली जो नामक स्थान है वो, लेकिन अब कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। तो खातुली के युद्ध में सांगा की विजय होती है, और बाड़ी के युद्ध में या फिर धौलपुर के युद्ध में, सॉरी मैंने भरतपुर बता दिया था अभी, वो भरतपुर नहीं धौलपुर था। ठीक है, इसको धौलपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1518 के अंदर लोधी और सांगा के मध्य हुआ था। तो इसके अंदर भी सांगा की विजय हो जाती है। तो सांगा की विजय होने के बाद इब्राहिम लोधी ने डायरेक्ट भाग नहीं लिया था किसके अंदर? खातुली और बाड़ी के युद्ध में, बल्कि अपने सेनापति भेजे थे। ठीक है, मियाँ माखन और हुसैन, ये दोनों सेनापतियों को इसने खातुली के युद्ध और बाड़ी के युद्ध में अपनी ओर से युद्ध करने के लिए भेजा था। फिर पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 को, उसके अंदर बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर विजय हो जाता है 1526 के अंदर। और बाबर लोधी वंश का जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जो युद्ध के अंदर लड़ते हुए युद्ध भूमि में शहीद हो गया था, मर गया था। ठीक है, मारा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य होता है। तो यहाँ से बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। फिर है उसके बाद बाबर और सांगा। ठीक है, तो बाबर और सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं। एक तो बयाना का युद्ध होता है जो कि 1527 के अंदर होता है, और एक होता है खानवा का युद्ध, और ये भी 1527 के अंदर ही होता है। एक होता है जो बयाना का युद्ध है वो 16 फरवरी को होता है, और जो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च को होता है। ठीक है, होते दोनों 1527 के अंदर ही, और दोनों के मध्य फरवरी और मार्च 1 महीने का अंतर होता है। ठीक है, 1 महीने का अंतर होता है। जो बयाना का युद्ध है सांगा के सैनिकों ने यहाँ पर विजय पाली, लेकिन जो खानवा का युद्ध है उसके अंदर यह होता है गंभीरी नदी के किनारे, जो कि भरतपुर के अंदर है, और इसके अंदर सांगा की हार हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से जो बाबर है वो तमगा कर को हटा देता है। मुसलमानों पर जो सांगा ने लगाया था वो हटा देते हैं तमगा कर। ठीक है, और इस युद्ध को, खानवा का जो युद्ध था उसको जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी, क्योंकि यह जो बाबर था वो युद्ध हार रहा था। तो उसको लगा कि ऐसे तो युद्ध हार जाएंगे, तो सैनिकों में जोश लाना पड़ेगा। और सैनिकों में जोश लाने के लिए बाबर ने बोला कि ये हमारे जिहाद का युद्ध है, ये हमारे धर्म का युद्ध है, ये हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली कौम है सांगा की जो सेना थी वो, तो हमको अपने धर्म की रक्षा हेतु ये युद्ध जीतना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर जो राणा सांगा थे, ठीक है, उन्होंने पाती पर्वन की प्रथा चलाई थी राजपूत राजाओं को निमंत्रण भेजने के लिए। ठीक है, अब इनकी तरफ से कौन कौन थे लड़ने वाले? तो वागड़ के मारावल उदय सिंह थे, मारवाड़ शासक युवराज मालदेव और राव गंगा थे, आमेर से कौन थे? पृथ्वीराज कछवा जो कि शहीद हो गए थे, और मेड़ता से कौन थे? रतन सिंह थे, और गजनेर उत्तर प्रदेश से अशोक परमार थे। तो ये प्रमुख शासक थे जो
महाराणा राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, किसके अंदर, खानवा के युद्ध के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की हार क्यों होती है उसकी देखते हैं हम। एक तो बाबर के पास तोप थे, ठीक है, तोप थी और तोप को चलाने वाले तोपची भी थे, ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम युद्ध कौन सा, खानवा का युद्ध, जो 1527 को होता है, ठीक है। और ये प्रथम युद्ध था जो कि तोपों का उपयोग किया गया था, ठीक है। बाबर के पास तीरंदाज थे जो राणा सांगा के पास इतने अच्छे थे नहीं, ठीक है। और जो तोपों की सजाने की जो पद्धति थी, तोप चलाने की जो पद्धति थी, ठीक है, वो थी तुलुगनुमा पद्धति, ठीक है। तो तोप सजाने की एक विधि थी जो सिर्फ बाबर को ही पता था, ठीक है। और राणा सांगा के पास ऐसी तोपें थी नहीं। बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी इस युद्ध को, और सहलवर्दी तंवर का विश्वासघात भी सांगा को भारी पड़ा, जो कि सांगा का सेनापति था, और वह बाबर से जाकर मिल गया। तोपची रूमी खां और मुस्तफा खां बाबर के प्रमुख तोपची थे, जो उस समय के फेमस तोपची थे, ठीक है। तो इस वजह से जो राणा सांगा की हार हो जाती है किसके अंदर, खानवा के युद्ध के अंदर, जो 17 मार्च 1527 के अंदर होता है। फिर है सांगा। सांगा की दो रानियां थी, ठीक है। एक रानी थी हाड़ी रानी कर्मावती, उसके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। इनको रणथंभौर दे दिया। और एक थी एक रानी थी जिसके रतन सिंह और भोजराज दो पुत्र थे, ठीक है। तो भोजराज की तो मृत्यु पहले ही हो जाती है, ठीक है। और रतन सिंह को राजा नहीं बनाते हैं क्योंकि हाड़ी रानी कर्मावती अड़ जाती है कि विक्रमादित्य को ही राजा बनाओ। तो महाराणा विक्रमादित्य राजा बनते हैं 1531 से और 36 तक ये रहते हैं, ठीक है। अल्पायु के शासक थे और अयोग्य शासक थे। इनके काल में ही दूसरा जोहर होता है, इनके काल में दूसरा जोहर होता है। और पहला जोहर कब होता है, तो पहला जोहर होता है 26 अगस्त 1303 को। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में साका होता है, पहला साका, ठीक है। तो दूसरा जोहर होता है यहाँ पर, कहाँ पर, महाराणा विक्रमादित्य के समय, कब होता है, 1536 में। बहादुर शाह का आक्रमण होता है जो कि गुजरात का शासक था, ठीक है। पहला ये दो आक्रमण करता है, ठीक है, मेवाड़ के ऊपर दो आक्रमण करता है, कौन, बहादुर शाह, ठीक है, जो गुजरात का शासक था। पहला आक्रमण करता है 1533 के अंदर। लेकिन इस समय तो जो हाड़ी रानी कर्मावती थी उसने रणथंभौर दुर्ग दे दिया किसको, बहादुर शाह को, और वो वहां से भेज देता है। फिर अगले साल ही दूसरा आक्रमण करता है 1534 में मेवाड़ के ऊपर, और यहाँ होता है दूसरा साका। पहला साका मैंने बता ही दिया 1303 में होता है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में और रानी पद्मावती के नेतृत्व में। अब यहाँ पर दूसरा साका होता है विक्रमादित्य के समय, महाराणा विक्रमादित्य के समय 1534 के अंदर। जो जोहर होता है वो होता है कर्मावती के नेतृत्व में, जबकि जो केसरिया होता है वो बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है, जो कि महाराणा विक्रमादित्य का सेनापति होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट टाइम महाराणा उदय सिंह, कौन, महाराणा उदय सिंह। तो आपने पन्नादाई को सुना होगा, पन्नादाई कौन, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। किससे बचाया था, बनवीर से, ठीक है। फिर इनका राज्य अभिषेक होता है, कब होता है इनका राज्य अभिषेक, तो प्रथम राज्य अभिषेक तो 1536 के अंदर ही हो जाता है और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। और दूसरा राज्य अभिषेक 1537 के अंदर होता है, जो कि पूरे विधि विधान से होता है। 1537 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है बनवीर, और बनवीर को मार दिया जाता है। 1559 में उदयपुर नगर बसाते हैं, कौन, महाराणा उदय सिंह, और उदय सागर झील का भी निर्माण करवाते हैं। 1567 के अंदर अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है मेवाड़ के ऊपर। इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब इन्हीं के काल में तीसरा शाखा होता है। तो पहला शाखा हमने देख लिया 1303 में होता है, दूसरा शाखा 1534 के अंदर होता है, और जो तीसरा शाखा होता है वो 1568 के अंदर होता है, ठीक है। तो जो केसरिया होता है वो जेमल मेड़तिया के नेतृत्व में होता है, जबकि जो जोहर होता है वो फूल कुंवर के नेतृत्व में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा प्रताप जी के बारे में आते हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 9 मई 1540 के अंदर जय शुक्ल तृतीया के दिन होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है, उसके अंदर एक बादल महल है, और बादल महल के अंदर भी एक जूनी कचहरी है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इनका बचपन का जो नाम है वो क्या है, तो बचपन का नाम इनका कुका या कीका है, जो छोटे बच्चों को अक्सर बचपन के अंदर इसी नाम से बुलाया जाता था। इनके पिता उदय सिंह की दो रानियां थी,
ठीक है। पहली पत्नी कौन थी? जयवंतीबाई, जो महाराणा प्रताप की पत्नी थी, महाराणा प्रताप की माता थी। और इनके दो पुत्र थे, एक तो महाराणा प्रताप और दूसरे थे शक्ति सिंह। और दूसरी जो रानी थी उनके धीरभाई भटियाणी थी। कौन सी थी? धीरभाई भटियाणी। और इनके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था जगमाल। कौन था? जगमाल। इनकी जो आयु हो गई थी वो 57 वर्ष की हो गई थी और 32 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे और 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने वर्षों तक शासन किया था? 25 वर्षों तक इनकी आयु। जब ये शासक बने तो 32 वर्ष के थे और जब मृत्यु हुई इनकी तो ये 57 वर्ष के थे। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो बारडोली गांव चावड़ में होती है। कब होती है? 19 जनवरी को, ठीक है, उदयपुर के अंदर। इनका प्रथम राज्याभिषेक कब होता है? तो 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में होता है। कृष्णदास चौड़ावत ने प्रताप के कमर तो इन्होंने कौन? कृष्णदास चौड़ावत ने प्रताप के कमर पर तलवार बांधी थी। जो इनका राज्याभिषेक होता है कब होता है? 1 मार्च 1572 को। कहाँ पर होता है? गोगुंदा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है जगमाल, जो जगमाल धीरभाई भटियाणी जो कि जो महाराणा उदय सिंह थे उसकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। तो वह नाराज हो जाती है। उनका जो पुत्र जगमाल था वो नाराज हो जाता है और नाराज होकर कहाँ चल जाता है? अकबर के दरबार में चल जाता है। कहाँ पर? आगरा के अंदर। और अकबर की शरण ले लेता है, जो अक्सर करते थे प्राचीन काल के अंदर, मध्यकाल में भी। फिर 1583 में दत्तानी के युद्ध में जगमाल शहीद हो जाता है। जो दत्तानी का युद्ध होता है उसमें जगमाल होता है, वो शहीद हो जाता है। फिर जो महाराणा प्रताप होते हैं उनका विधिवत राज्याभिषेक होता है 1572 के अंदर। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। किसके द्वारा? चंद्रसेन के द्वारा, ठीक है। जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपने जो आरंभिक राजधानी थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया। किसको बनाया? कुंभलगढ़ दुर्ग को। और जो दूसरी राजधानी थी वो बनाया अपनी चावंड को। किसको बनाया? चावंड को। इनका विवाह राम रख पंवार की जो पुत्री थी अजब दे, उनके साथ इनका विवाह होता है। और इनके पुत्र का नाम युवराज अमर सिंह था। कौन था? युवराज अमर सिंह, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है, ये पूछी तो नहीं जाती है लेकिन आपको ये याद रखना है। एक तो याद रखना है कि आरंभिक राजधानी किसने बनाई थी? तो आरंभिक राजधानी तो थी कुंभलगढ़ और जो दूसरी राजधानी थी वो थी चावंड, ठीक है। जो उनका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था वो चावंड के अंदर हुआ था। अकबर ने इनको मनाने के लिए कि अकबर ने इनको मनाने के लिए कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने भेजे थे? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। और शिष्टमंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? किसके नेतृत्व में ये मंडल भेजे गए? तो पहला मंडल भेजा गया 1572 के अंदर। किसके नेतृत्व में? जलाल खां कोची के नेतृत्व में, कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर भेजते हैं मेजर राजा मानसिंह 1573 के अंदर, कि एक हिंदू की बात तो कम से कम माने गए महाराणा प्रताप, लेकिन वो मिर्जा राजा मानसिंह को भी मना कर देते हैं। फिर जाते हैं राजा भगवंत दास, फिर जाते हैं टोडरमल, तो सबको वो मना कर देते हैं, ठीक है। तो सबको मना करने के बाद फाइनली हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना। तो हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। कब होता है? 18 जून 1576 को। सभी इतिहासकार तो यही मानते हैं, लेकिन हमारे एक इतिहासकार और हैं। कौन है? गोपीनाथ शर्मा जी। कौन है? गोपीनाथ शर्मा जी, जो अलग ही डायरेक्शन में चलते हैं। इनका कहना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून को ना होकर 21 जून 1576 को होता है। 18 जून को सेनाएं आमने सामने थी और 21 जून को युद्ध आरंभ होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो मैदान है वो कहाँ पर है? तो खमनोर तहसील राजसमंद के अंदर है, बनास नदी के किनारे है, ठीक है, जिसको रक्तलाई भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है हल्दी घाटी का जो मैदान है उसको। कर्नल जेम्स टोड ने यह संज्ञा दी थी कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली है कौन? हल्दी घाटी का मैदान। बदायूं के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को गोविंदा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और अबुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध कहा जाता है किसको? हल्दी घाटी का युद्ध को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बदायूं के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया है? तो गोविंदा का युद्ध कहा गया है। और अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है खमनोर का युद्ध। जो बदायूं है उन्होंने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीफ के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। मतलब जैसे कि उन्होंने खुद ये युद्ध देखा है उस हिसाब से मुंतखाब उत तवारीफ के अंदर इसका वर्णन किया है। अब देख लेते हैं कि जो सेना का जो विभाजन होता था, ठीक है, आगे कौन रहता था, पीछे कौन रहता था, बीच के अंदर कौन था, तो वो सारी चीज़ें हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के अंदर ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो रूपरेखा देख लेते हैं दोनों की सेनाओं की। जो महाराणा प्रताप है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो अकबर है वो अकबर किले के अंदर, अजमेर के अंदर होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, ये महाराणा प्रताप का उद्देश्य होता है अकबर को हराना, ठीक है। और अकबर का उद्देश्य होता है महाराणा प्रताप को बंदी बनाना और अपने अधीन करना। तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो थी 80,000, जबकि अकबर की जो सेना थी वो थी कितनी थी, 3,00,000 और 20,000। मतलब जहां एक सैनिक महाराणा प्रताप का और 4 सैनिक किसके, अकबर के। हकीम का सूरी जो सबसे आगे सेनापति था, ठीक है, वो था हकीम का सूरी, जो मुख्य सेनापति था महाराणा प्रताप का, ठीक है, वो सबसे आगे था। और सबसे आगे जो रहता है उसको बोला जाता है हराबल। महाराणा प्रताप मध्य में थे, जिनको कहा जाता है डोलान। क्या कहा जाता है, डोलान। फिर है भील सेनापति पुंजा जी। तो आपने जैसे अपन ने शुरुआत की थी मेवाड़ के इतिहास की, तो हमने झंडा देखा था, ठीक है। झंडे के बगल में एक भाला लेकर एक इंसान खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो सेनापति पुंजा जी थे, भील सेनापति पुंजा जी, ठीक है। वो रहते हैं पीछे, और पीछे वाले को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है चंदावल। महाराणा प्रताप की तरह से 2 हाथी भी लड़े थे, ठीक है। उन हाथियों का नाम था, एक का नाम था राम प्रसाद और एक का नाम था लूणा। एक का नाम था राम प्रसाद और एक का नाम था लूणा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इधर जाते हैं अकबर की रूपरेखा। तो अकबर की रूपरेखा में जो सबसे आगे था वो था मान सिंह। कौन था, मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि आमेर का राजा था, ठीक है। उसको हरावल। और चंदावल कौन था, मतलब सबसे पीछे कौन था, तो वो थे आसफ खां, ठीक है। और इनकी तरफ से भी एक हाथी लड़ा था जिसका नाम था मर्दाना। क्या था, मर्दाना, ठीक है। तो ये हो गई इनकी सेना की रूपरेखा। अब जो अंतिम शिविर लगाते हैं ये, तो वो कहाँ लगाते हैं अंतिम शिविर, तो ये अपना अंतिम शिविर जो महाराणा प्रताप है वो तो लगाते हैं कहाँ पर, ठीक है। तो जो महाराणा प्रताप होता है वो अंतिम शिविर कहाँ लगाते हैं, तो लोसिंग गांव राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो ये मैदानी युद्ध करने की योजना बनाते हैं। और जो अकबर है वो अपना अंतिम शिविर कहाँ लगाते हैं, माडलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, प्रथम शिविर। और 21 दिनों का प्रशिक्षण लेते हैं पहाड़ी युद्ध का, ठीक है। और ये अंतिम शिविर लगाते हैं मोलेला गांव राजसमंद के अंदर, और दोनों राजसमंद के ही अंदर अंतिम शिविर लगाते हैं। चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है, तो बलीचा गांव के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और इलाज के दौरान कोयलरी गांव में चेतक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 18 जून 1576 को। आमना सामना कब होता है, बलीचा गांव के अंदर होता है सेना का आमना सामना 18 जून 1576 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, नहीं तो क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध अभियान, ठीक है, सैन्य अभियान। अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान चलाए गए थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में